फिल्म की शुरुआत एक गर्भवती युवती से होती है जो समुद्र के किनारे की ओर चल रही होती है और रोते हुए और परेशान वह रेत पर बैठ जाती है और दर्द की चीखों के बीच अपने बच्चे को जन्म देती है। इसके बाद हम ओरेगन के एक छोटे से शहर के शेरिफ स्किप पोर्टर से मिलते हैं। सुबह सुबह स्किप एक रेस्टोरेंट में प्रवेश करते हैं। शेरिफ केवल कॉफी ऑर्डर देते हैं। उधर टेबल पर बैठे मछुआरे चिंता व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि अक्टूबर हो चुका है और सीजन का मध्य है, फिर भी मछली नहीं मिल रही। वे बताते हैं कि टिलामुक में अच्छे शिकार हो रहे हैं, लेकिन यहाँ समुद्र खाली सा लग रहा है। वे राज्य के जीव विज्ञानियों को कॉल करने का विचार करते हैं, हालांकि अभी तक किसी ने ऐसा नहीं किया है। तभी रेडियो पर एलिस, शेरिफ की डिप्टी की आवाज सुनाई देती है, जो रिपोर्ट करती है कि बिल मॉर्गन, एक स्थानीय मछुआरा, मदद की मांग कर रहे हैं। वह कहती है कि बिल मॉर्गन ने अपनी क्रू के मेंबर्स खो दिए हैं और उसे लगता है कि वे समुद्र में गिर गए होंगे। स्किप तुरंत बाहर निकलते हैं। डॉक पर बिल अपनी बोट में खून से सना हुआ माथा लेकर आता है। वो कंफ्यूजन में बताते हैं कि वो इंजन रूम में किसी समस्या को ठीक कर रहे थे जब उन्होंने डेक पर चीखें सुनी। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने अपने क्रू का कोई निशान नहीं पाया, केवल पानी में ब्लड के साथ मिली हुई बबल्स। वो खुद भी उथल पुथल के बीच दूर से सिर टकरा बैठे थे। शेरिफ बोट पर एक बॉटल ऑफ रम देखकर शक करते हैं कि बिल शायद ज्यादा पी चुका था। हालांकि बिल यह एडमिट करता है कि उसने थोड़ी सी पी थी। स्किप उसे थोड़ी देर के लिए डिटेन करते हैं ताकि यह क्लैरिफाई हो सके कि क्या हुआ, और कोस्ट गार्ड को मिसिंग क्रू मेंबर्स की तलाश शुरू करने का ऑर्डर देते हैं। बाद में शेरिफ को बताया जाता है कि एक आदमी, बेन बर्न्स, ने पर्ल बीच पर फिशिंग करते वक्त कुछ अजीब पाया है। फिश पकड़ने के बजाय उसने एक ह्यूमन लेग निकाली। स्किप मौके पर पहुंचते हैं और कंफर्म करते हैं कि यह शायद मिसिंग फिशरमैन में से एक का हो सकता है। जब टाइड बढ़ रहा होता है तो वो अगले दिन मॉर्निंग के लिए सर्च टीम गठित करने का निर्णय लेते हैं, उम्मीद करते हुए कि और एविडेंस मिलेंगे। नेक्स्ट सीन में हम जॉन बर्टन से मिलते हैं, जो एक मरीन बायोलॉजिस्ट हैं और क्रेसेंट सिटी के ओशन वर्ल्ड एक्वेरियम में काम करते हैं। वो एक ग्रुप ऑफ विजिटर्स को टूर दे रहे होते हैं, जिसमें वो उन्हें स्टारफिश दिखा रहे होते हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को तरीके से समझा रहे होते हैं। तभी उनकी असिस्टेंट सैंडी उन्हें इंटरप्ट करती है और बताती है कि हार्बर के शेरिफ ने कॉल किया है क्योंकि समुद्र कुछ अजीब चीजें किनारे पर ला रहा है और वो उनकी प्रोफेशनल मदद मांग रहे हैं। इस बीच स्टेशन पर बिल को कस्टडी में रखा जाता है जब तक कि उसके ब्लड टेस्ट से ये कंफर्म नहीं होता कि उसके शरीर में 0.07% अल्कोहल था, जो लीगल लिमिट से नीचे था, लेकिन उसके बॉडी लैंग्वेज पर संदेह पैदा करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि शेरिफ उसे रिहा कर देते हैं और कहते हैं कि वो ऐसी अजीब कहानियां न फैलाए जो समुदाय को घबराहट में डाल सके, क्योंकि अभी तक ये साफ नहीं है कि उसके क्रू के साथ क्या हुआ था। बिल, जो फ्रस्ट्रेशन और पावरलेस महसूस कर रहा होता है, स्टेशन से बाहर निकल जाता है। हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब बीच पर एक डेड सीगल पाया जाता है, जिसे हिंसक तरीके से मारा गया होता है, और थोड़ी ही देर में डॉक पर एक मिसिंग फिशरमैन का धड़ एक अन्य स्थानीय नाव के क्रैब ट्रैप्स में पाया जाता है। शेरिफ घटना स्थल पर जॉन बर्टन के साथ पहुंचते हैं, जो ऑटोप्सी करने की रिक्वेस्ट करते हैं ताकि मौत के सही कारण का पता चल सके। शव में कुछ कट्स और ऐसे निशान दिखते हैं जो शार्क अटैक से मेल नहीं खाते, जिससे और ज्यादा शक बढ़ जाती है। जॉन शव को फोरेंसिक यूनिट में और अच्छे से जांचने की तैयारी करते हैं। किसी भी परिकल्पना को नकारते हुए जॉन शेरिफ से कहते हैं कि वो कोस्ट गार्ड की जगह एक फिशिंग बोट मंगवाएं, क्योंकि उन्हें सी के ऊपर की ओर जाना है और उस क्रिएचर को ढूंढना है, या फिर जो भी वो चीज है जो सैमन को भगा रही है और मछुआरों को खा रही है। स्किप बिल से बात करने का सुझाव देते हैं। दोनों तय करते हैं कि बिल को बेट लाना चाहिए ताकि ओपन वाटर में एक टेस्ट किया जा सके। जबकि जॉन और स्किप सेल करने की तैयारी कर रहे होते हैं, सैंडी स्थानीय पब में कुछ खाने जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात एबी ब्रांड से होती है, जो पब संभाल रही होती है, और वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है, ये बताते हुए कि ज्यादातर लोग उसे एबी ही कहते हैं। वे एक बातचीत शुरू करते हैं जब सैंडी बताती है कि वह अपने बॉस जॉन के साथ आए हैं ताकि यह इन्वेस्टिगेट किया जा सके कि मछुआरों पर क्या हमला हुआ, यह इशारा करते हुए कि उन्हें टुकड़ों में पाया जा रहा है। एबी सैंडी की क्यूरियोसिटी को महसूस करते हुए मजाक में पूछती है कि क्या कोई अननोन क्रिएचर ने उन पर हमला किया, जिससे ये संभावना खुली रहती है। तभी जॉन सैंडी को ढूंढते हुए आता है। एबी और जॉन एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और एबी औपचारिक रूप से खुद को इंट्रोड्यूस करती है। हालांकि सैंडी पहले ही कुछ इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स बता चुकी है। जॉन कॉशियस होते हुए अपनी असिस्टेंट को याद दिलाता है कि इन्फॉर्मेशन शेयर करना बेवकूफी है, क्योंकि केस अभी ओपन है और कोई भी रूमर पैनिक पैदा कर सकता है। सैंडी फटकार महसूस करते हुए थोड़ी खफा हो जाती है और वहाँ से जाने का फैसला करती है। जॉन के लिए और ड्रिंक्स लाने से पहले एबी टाउन में मिस्टीरियस क्रिएचर के बारे में और खोज करने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन चुप रहता है। जमीन पर वापस जॉन स्किप से एक व्हीकल मांगता है ताकि वो स्केल्स को खुद लैब ले जा सके। हालांकि जाने से पहले वो सी के क्षेत्र में टहलने का फैसला करता है, आसपास का निरीक्षण करते हुए। उसी समय वो एबी से मिलता है, जो ऐसा लगता है कि वो अभी अभी समुद्र से बाहर आए है और उसके पास कोई कपड़े नहीं है। जॉन उसकी हाथ पर एक कट देखता है।
ए बी दावा करती है कि उसने खुद को एक समुद्री शार्क से चोट लगाई है, जो काफी दर्दनाक होता है। एक रहस्यमय मुस्कान के साथ ए बी थोड़ी बातचीत करती है और सैंडी के बारे में पूछती है। जॉन बताता है कि उसने उसे पूरे दिन नहीं देखा और उसे चिंता है कि वह अपना फोन नहीं उठा रही है। ए बी बस उसे शुभकामनाएं देती है और याद दिलाती है कि अगर उसे कुछ चाहिए तो वह पास है, जिससे जॉन के मन में और भी सवाल उठते हैं। जब वे अलग होते हैं, ए बी बताती है कि पब में एक नया बैच ऑफ लिकर आया है और उसे बाद में आने के लिए आमंत्रित करती है। जॉन बस जवाब देता है कि वह शायद आएगा, लेकिन इस समय उसके मन में कुछ और है। वो मेडिकल एग्जामिनर को कॉल करता है, ये योजना बनाते हुए कि वह पहले मिले मछुआरों के अवशेषों की फिर से जांच करेगा। उसे डर है कि उसने एक महत्वपूर्ण विवरण को नजरअंदाज कर दिया हो। इस बीच ए बी की माँ फिलिस उसे बार में एक घायल हाथ के साथ प्रवेश करते हुए देखती है। ए बी बताती है कि उसने एक तेज चट्टान पर खुद को चोट लगाई है और लंबे समय तक गायब रहने के लिए माफी मांगती है। फिलिस थोड़ी संदिग्ध होते हुए उससे उस आदमी के बारे में पूछती है जिसमें वह इतनी व्यस्त लग रही है। ए बी बताती है कि वह जॉन बर्टन है, जो एक मरीन बायोलॉजिस्ट है। फिलिस ये देखकर चिंतित होती है कि ए बी उसकी ओर आकर्षित है और उसे चेतावनी देती है कि वह चोट न खाए। कुछ पर्यटक समुद्र तट पर दृश्य का आनंद लेने के लिए आते हैं, लेकिन अचानक वे चट्टानों के बीच सैंडी के बुरी तरह से मांस के टुकड़ों में बंटे शव पर ठोकर खा जाते हैं। भयभीत होकर वे मदद के लिए कॉल करते हैं। जब जॉन को इस बारे में पता चलता है तो वह तुरंत शेरिफ के कार्यालय को कॉल करता है, लेकिन वह इस त्रासदी को पूरी तरह से समझ नहीं पाता। सैंडी, उसकी सहायक, एक भयानक तरीके से हमले का शिकार हुई है और अब कुछ नहीं किया जा सकता। जॉन स्किप पोर्टर के साथ अपराध स्थल पर पहुंचता है। शेरिफ उसे शांत करने की कोशिश करता है और उसे जांच जारी रखने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन जॉन पूरी तरह से टूट चुका है। उसे एहसास होता है कि जो कुछ हो रहा है वह एक साधारण समुद्री जीव विज्ञानी के रूप में उसकी समझ से परे है। वो FBI या किसी अन्य एजेंसी को बुलाने का सुझाव देता है जिसके पास अधिक संसाधन हो। स्किप जोर देता है कि उसे जॉन की जरूरत है, लेकिन जॉन सैंडी की मौत का शोक मनाते हुए और ठोस उत्तरों की कमी महसूस करते हुए सोचता है कि सबसे अच्छा है कि वो एक कदम पीछे हट जाए। सैंडी की मौत की पुष्टि से ठीक पहले जॉन ने शेरिफ से जैक ब्रांड के बारे में पूछा था, जो शहर का एक पुराना मछुआरा है जिसे दशकों पहले एक बहुत ही समान घटना से बचने का दावा किया जाता है। ये जानकर कि वो पब में रहता है, जॉन वहां जाता है। फिलिस और अन्य स्टाफ उसे संदेह से देखते हैं, लेकिन उसे ऊपर जाने देते हैं, जहां वह जैक को व्हीलचेयर में पाता है। जैक उसे एक ड्रिंक देता है और एक गंभीर और गर्वित स्वर में बताता है कि हर 10 साल में समुद्र की बेटियां मछुआरों पर हमला करने के लिए लौटती हैं। वो समझाता है कि ये जलपरी, या जिसे वो साइरन्स कहता है, केवल एक आदमी को छोड़ती हैं और उनमें से एक को जमीन पर 7 दिन रहना होता है ताकि वह एक साथी खोज सके। अगर वो सफल होती है और आदमी सहमत होता है तो वह हमेशा के लिए किनारे पर रह सकती है, अगर नहीं तो वह अपने समय के खत्म होने पर वापस समुद्र में लौट जाती है। जॉन संदेह में सोचता है कि यह बूढ़ा आदमी पागल है या एक बेकार शराबी है और बिना एक शब्द पर विश्वास किए वहां से चला जाता है। तभी स्किप जॉन को कॉल करता है और पुष्टि करता है कि समुद्र तट पर मिला कटा हुआ शव निश्चित रूप से सैंडी का है। गहरे दुख में जॉन शेरिफ के सामने आता है और अपनी बात दोहराता है, मैं इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए सही आदमी नहीं हूँ। उसके पास केवल किलर मरमेड्स की कहानियां हैं और बहुत कम भौतिक सबूत हैं जो किसी जानवर से मेल नहीं खाते। स्किप दुखी होता है, लेकिन जॉन के सदमे को समझता है और जॉन वादा करता है कि वह कार लौटाएगा जो उसने उधार ली थी। हालांकि उसने कहा था कि वह शहर छोड़ देगा। जॉन उस पब में पहुंचता है जहां एबी ब्रांड ड्रिंक्स सर्व कर रही है। बिल, जो अपने को खो चुका है, वहां शराब पी रहा है। बिल, जो स्पष्ट रूप से नशे में है, जब जॉन एबी से सवाल करता है तो बीच में आने की कोशिश करता है। एबी ठंडी और कुछ हद तक उपेक्षापूर्ण रहती है। अंततः जॉन को एक ड्रिंक के लिए आमंत्रित करती है ताकि वे प्राइवेट में बात कर सकें। बिल बहुत उत्तेजित होकर बातचीत में रुकावट डालने लगता है और जॉन उसे किनारे करने के लिए मजबूर करता है। एक बड़े झगड़े से बचने के लिए बार के ग्राहक, जिसमें जेफ भी शामिल है, बिल को बाहर खींच लेते हैं, जिससे वो गुस्से में भर जाता है। जब जॉन अकेला होता है तो वह एबी से पूछता है कि वास्तव में क्या चल रहा है जैक ब्रांड के साथ, जो एक पुराना मछुआरा है और दावा करता है कि हर 10 साल में साइरन्स लौटती हैं, और एबी का इन सभी घातक घटनाओं में क्या रोल है। एक तनावपूर्ण चुप्पी के बाद एबी स्पष्ट उदासीनता के साथ जवाब देती है कि जैक उसके पिता हैं। जब जॉन जोर देता है तो एबी स्वीकार करती है कि यह कोई खेल नहीं है और सैंडी के लिए एक अधूरी माफी पेश करती है, ये संकेत देते हुए कि उसने उसे मार डाला ताकि वह उसकी योजनाओं में हस्तक्षेप न कर सके। इस टेंस सिचुएशन में एबी जॉन को एक ड्रिंक पेश करती है और हालांकि वह सतर्क है, वह उसे ले लेता है। अनजाने में वह वही चिपचिपा पदार्थ या हरी थूक का सेवन करता है जिसका उसने पहले इस्तेमाल किया था।
जल्द ही जॉन नशे के प्रभावों का अनुभव करता है और चक्कर आने लगता है, स्पष्ट रूप से सोचने में असमर्थ होता है। एबी संतुष्ट दिखते हुए बताती है कि वो इस सीजन में जमीन पर रहने की योजना बना रही है ताकि वो अपना चक्र पूरा कर सके, और उसने कई मछुआरों के बारे में सोचा, लेकिन जैसे ही उसने जॉन को देखा उसे पता था कि वो वही साथी है जिसकी उसे जरूरत है। उसे किनारे पर बेहोश छोड़ने से पहले एबी ये भी बताती है कि वो उस रात उसके साथ नहीं रह सकती क्योंकि उसे भोजन करना है। वो चली जाती है, जॉन को एक दुविधा में छोड़ते हुए। जब जॉन बेहोश होता है, एबी उस नाव पर जाती है जहां बिल सो रहा होता है और उसे बुरी तरह से मार डालती है। बाद में स्थानीय पुलिस बिल के विकृत शव को खोजती है और उसी समय वे जॉन को समुद्र तट पर पड़े हुए पाते हैं जो नशे में लग रहा है। जब जॉन होश में आता है तो वह शेरिफ स्किप पोर्टर को बताता है कि एबी ने उसे ड्रग किया और उसके बैकपैक में से वो स्केल्स ले ली जो वो लैब में ले जाने वाला था। हालांकि स्किप उसकी कहानी पर शक करता है, उसे याद दिलाते हुए कि उसका ड्राइविंग के दौरान नशे में रहने का इतिहास है। स्किप उसे फिर से गिरफ्तार कर लेता है, बिल के हत्या में शामिल होने के शक में। अपनी सेल में जॉन एक टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट की मांग करता है ताकि यह साबित हो सके कि वह नशे में नहीं है, लेकिन पुलिस उसे बिना किसी वकील या फोन कॉल के बंद रखती है। थोड़ी देर बाद स्किप एक ब्रेथलाइजर के साथ लौटता है और पुष्टि करता है कि जॉन के सिस्टम में कोई शराब नहीं है। इसके अलावा बिल की नाव पर मिले फुटप्रिंट्स जॉन के नहीं हैं, इसलिए उसके खिलाफ कोई सबूत न होने के कारण स्किप उसे रिहा करने के लिए मजबूर होता है। फिर भी वह जॉन को आदेश देता है कि वह एक बस लेकर यह जगह छोड़ दे। दुखी और गुस्से में जॉन जाने से इनकार करता है, बिना ये स्पष्ट किए कि उसकी सहायक और अन्य मछुआरों के साथ क्या हुआ। स्टेशन छोड़ने के बाद जॉन एक टैक्सी ड्राइवर को रिश्वत देता है ताकि वह उसे बस डिपो नहीं बल्कि अस्पताल ले जाए, यह उम्मीद करते हुए कि वह बॉबी शार्प से बात कर सके, जो एक मछुआरा है जिसने किसी तरह समुद्र में हुए हमले से बचने में सफलता पाए। जॉन उसे आईसीयू में पाता है जहां बॉबी बुरी तरह घायल है। जॉन उसे बताता है कि वह बात न करे, बस सिर हिलाए अगर वह उस प्राणी को पहचानता है जिसने उस पर हमला किया। भयभीत होकर बॉबी पुष्टि करता है कि यह कोई जानवर नहीं था बल्कि एक महिला थी। जॉन को और जानकारी मिलने से पहले एबी के हायर किए गए गुंडे उसे रोक लेते हैं, उसे एक वैन में डालकर एक दूर दराज स्थान पर ले जाते हैं। जब उसे उस जगह पर लाया जाता है जिसे वे पब और घर दोनों के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो जॉन जैक ब्रांड और एबी की मां फिलिस को देखता है जो अन्य स्थानीय लोगों के साथ मिलकर एक खूनी सायरन साजिश में शामिल हैं। ब्रांड परिवार की सुरक्षा के प्रभारी लोगों में से एक रोजर भी वहां मौजूद है। खुशी के साथ फिलिस एक बोतल निकालती है जिसमें एबी का हरा पदार्थ स्प्यूटम है और उसे जॉन के गले में डाल देती है। ड्रग से और कमजोर होकर वो मुश्किल से प्रतिरोध कर पाता है। फिर वे उसे एक समारोहिक स्थान पर ले जाते हैं जहां एबी और जॉन के बीच एक प्रकार की शादी की रस्म की जाती है जिसमें मंत्र और डांस शामिल होते हैं। नजरों, हाथों, होठों और शरीरों का मिलन होता है। एबी अपनी असली सायरन रूप में बदलते हुए जॉन के साथ मिलन करती है ताकि वह उसका बीज प्राप्त कर सके और एक नए प्राणी को कंसीव कर सके। इस उन्माद के बीच अन्य सायरन्स प्रकट होती हैं और जॉन के शरीर पर कूद पड़ती हैं, उसकी बाहों और अंगों को बर्बरता से फाड़ देती हैं। अब गर्भवती एबी तट की ओर दौड़ती है ताकि वह जन्म दे सके। दर्द और आनंद के मिश्रण के साथ वह रेत पर एक लड़की का जन्म देती है और उसे पानी में फेंक देती है। लगभग उत्साहित दिखते हुए वह उस नवजात को जीवित डूबते हुए देखकर मुस्कुराती है। फिर कहानी में आगे वह वापस लौटती है जहां जॉन पड़ा है, जो अभी भी मुश्किल से सांस ले रहा है। उसकी टांगे गायब हैं, लेकिन वो जीवित है। एबी उसके साथ सेक्सुअल होती है, सिर पर एक नर्म किस करती है मानो एक इस्तेमाल करने की चीज हो, और वह अपने हालत पर घुटता रहता है और यहाँ फिल्म एंड होती है।